हेलो स्टूडेंट्स, सवारी केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको यूनिट सेकंड के 5 वीडियोज आपने देखी होंगी और आज यूनिट सेकंड की लास्ट वीडियो है। इससे पहले का जो टॉपिक थे वो हमारे पास थे परासरण और परासरण दाब। परासरण दाब मतलब वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, उस दाब को हमने नाम दिया था परासरण दाब। आज का जो पहला टॉपिक है वो है तनु विलयनों के परासरण दाब का सिद्धांत या वान डॉर्फ समीकरण। वान डॉर्फ समीकरण क्या है, पेपर में बहुत आता है। और वान डॉर्फ समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पर है। पीवी इक्वल टू एनआरटी क्लास 11th में आपने पढ़ा था। पीवी इक्वल टू एनआरटी को हमने दिया था आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण। और आज का जो समीकरण हमको निकालना हुआ है पाई वी इक्वल टू एनआरटी। वहां पर पी दाब था, यहाँ पर पाई क्या है, परासरण दाब। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पर आज का जो हमारा है तनु विलयनों के परासरण दाब का सिद्धांत या वान डॉर्फ समीकरण। होता क्या है तनु विलयनों के परासरण दाब का सिद्धांत और वान डॉर्फ समीकरण आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, परासरण की क्रिया में तनु विलयन आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं। मतलब जो परासरण की प्रक्रिया होगी उसमें जो तनु विलयन है, मतलब ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या है, बहुत कम, वो आदर्श गैस समीकरण का क्या करेंगे, पालन। और उनका परासरण दाब विलयन की सांद्रता और परम ताप के क्या होगा, समानुपाती। मतलब विलयन की सांद्रता जितनी आप उसमें विलय की मात्रा को फिर बढ़ाते जाएंगे तो उतना उतना परासरण दाब होगा, या फिर जितना विलयन का ताप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, परासरण दाब। तो अब ये पूरा क्या होगा, परासरण की क्रिया में तनु विलयन आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं और उनका परासरण दाब विलयन की सांद्रता और परम ताप के समानुपाती होता है। सांद्रता को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, सी से। ताप को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल टी से। और परासरण दाब को हमने कैसे प्रदर्शित किया है, पाई से। तो जो हमारे पास सिद्धांत है वो क्या कह रहा है कि परासरण दाब विलयन की सांद्रता और परम ताप के क्या होगा, समानुपाती। तो पहला जो समीकरण बनेगा वो क्या होगा, पाई समानुपाती सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि परासरण दाब किसके समानुपाती है सिद्धांत के अनुसार, सांद्रता के। तो पाई समानुपाती सी, समीकरण नंबर 1, और पाई समानुपाती टी, समीकरण नंबर 2। यानी परासरण दाब यानी पाई, सांद्रता यानी सी और टी के क्या है, समानुपाती। समीकरण 1 और समीकरण 2 देने के बाद समीकरण 1 और 2 दोनों को आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, पाई समानुपाती सी इंटू टी। यानी पाई किसके समानुपाती होगा, सी इंटू टी के। या पाई इक्वल टू समानुपाती को डालेंगे तो क्या आएगा, एक स्थिरांक। और स्थिरांक हमने यहाँ पर क्या लिया है, आर। बिल्कुल आदर्श गैस समीकरण में जो हमने स्थिरांक लिया था आर, तो हमने यहाँ पर लिया है आर। तो पाई बराबर आर इंटू सी इंटू टी। किंतु सांद्रता बराबर किसके होती है, मोल बटे आयतन। यानी सी इक्वल टू किसके होगा, स्मॉल एन अपॉन वी। स्मॉल एन मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, मोलों की संख्या, और वी यहाँ पर क्या है, आयतन। तो सी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, पाई बराबर आर, और सी के स्थान पर आप क्या रखेंगे, एन अपॉन वी इंटू टी। तो पाई इक्वल टू आर एन अपॉन वी इंटू टी। वी का इधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, पाई वी इक्वल टू एनआरटी। इस समीकरण का नाम क्या है, वान डॉर्फ समीकरण। यानी वान डॉर्फ समीकरण क्या है, पाई वी इक्वल टू एनआरटी। और आदर्श गैस समीकरण क्या था, पी वी इक्वल टू एनआरटी। तो बहुत ही सिंपल है, परासरण की क्रिया में जो परासरण दाब किसके समानुपाती होगा, सांद्रता और ताप के। दोनों को समानुपाती करके हमने स्थिरांक लगाया आर, सी की वैल्यू रखी यहाँ पर एन अपॉन वी, और पाई वी इक्वल टू एनआरटी। इसको हम क्या बोलेंगे, आदर्श गैस वान डॉर्फ समीकरण। अब परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले आपने क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना सीखा है। आज परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो वान डॉर्फ समीकरण था, पाई वी इक्वल टू एनआरटी, वहीं से आपको शुरुआत करना होगी। पाई वी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पर हम एन को निकालेंगे क्योंकि पहले मोलों की संख्या निकालना जरूरी है। तो एन को हम ले आए, एन इक्वल टू पाई वी अपॉन आरटी। यदि विलय के मोलों की संख्या को हम क्या माने, एन सफिक्स में बी, एन बी। पूरी यूनिट में हमने विलय को क्या माना है, बी, और विलायक को क्या माना है, ए। अब यहाँ पर एन तो मोलों की संख्या, लेकिन विलय के मोलों की संख्या क्या रखें, एन बी। तो एन के स्थान पर क्या रख सकते हैं, एन बी। एन बी इक्वल टू पाई वी अपॉन आर टी। लेकिन मोल बराबर क्या होते हैं, भार बटे द्रव्यमान। तो एन बी की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्योंकि स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो एन बी इक्वल टू क्या हुआ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो एन बी की वैल्यू रखी भार बटे द्रव्यमान, यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू पाई वी आर टी। हमको निकालना क्या है यहाँ पर,
विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या है mv, तो mv को आप इक्वल में ले आइए, mv इक्वल टू WB इंटू R इंटू T पाई इंटू V। तो ये हमारे पास वो समीकरण है जिसकी सहायता से हम परासरण दाब को मानते हुए विलेय के आणविक द्रव्यमान की क्या कर सकते हैं गणना, मतलब परासरण दाब की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आज के मैटर में पूरे पिछले छोटे हुए क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, वो आपको करना तो एक बहुत ही सिंपल सा एक मैटर था, परासरण दाब का तनु विलयनों के परासरण दाब का सिद्धांत या वान हॉफ समीकरण और परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात करना है। अब आगे आप देखेंगे तो वान हॉफ समीकरण के बाद अब शुरू होगा राउल्ट का नियम। ये सब वो क्वेश्चन है जो पहले छोटे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि आज इस यूनिट की क्या हो रही है एंडिंग। ठीक, तो हमारे पास अब आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखिए हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलकर एक विलयन तैयार किया है। एक हमारे पास बीकर है जिसमें हमने क्या ले लिया जल, और जल में अवाष्पशील विलेय यानी नमक या शक्कर को घोल के एक समांगी विलयन क्या कर लिया तैयार। अब यदि आप इस बीकर को अगर ढक दें, एक विलयन है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, मतलब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय हमने घोला है। जब आप इसको एक प्लेट से ढक के रखें तो आप खुद समझ सकते हैं कि वाष्प केवल किसकी बनेगी, विलायक की। वाष्प केवल किसकी बनेगी, विलायक की। क्यों, क्योंकि विलायक कैसा था वाष्पशील और विलेय कैसा है अवाष्पशील, इसलिए विलेय की वाष्प नहीं बनेगी, यानी इस विलयन के वाष्प दाब में विलेय का कोई रोल नहीं है, क्योंकि विलेय कैसा था अवाष्पशील। तो हमने एक विलयन बनाया, इसीलिए जो राउल्ट का नियम है वो हमने किसके लिए दिया है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, अब इसकी आप डेरिवेशन देखिए, विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब। पूरे विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, विलायक के वाष्प दाब के। क्यों, क्योंकि विलेय कैसा था अवाष्पशील, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के क्या है बराबर। विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब जो समानुपाती है किसके, विलायक के मूल प्रभाज। अब विलयन के वाष्प दाब को हमने क्या मान लिया है, PS इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब क्या माना है, PA। P मतलब दाब और A मतलब विलायक, PA समानुपाती किसके, XA। X मतलब मूल प्रभाज और A मतलब विलायक का मूल प्रभाव। तो PS इक्वल टू PA समानुपाती XA। अब ये दोनों तो बराबर है इसलिए हमने एक को हटा दिया, केवल किसको ले लिया, विलायक को। PA समानुपाती XA या PA इक्वल टू K इंटू XA। समीकरण नंबर क्या दे दिया हमने इसको A। K यहाँ पर क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक। समीकरण एक को यदि आप शुद्ध विलायक के लिए लागू करें तो आपको कुछ चेंजेस उसमें करना पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे देखिए, शुद्ध विलायक का मूल प्रभाज अभी हमने क्या लिया था X से, लेकिन अब शुद्ध विलायक का मूल प्रभाज हम क्या मान रहे हैं 1, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA इक्वल टू PA नॉट। समीकरण नंबर 1 से अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हमें PA इक्वल टू K इंटू X से, तो समीकरण 1 में इन दोनों वैल्यू को आप रख देंगे। देखिए किस तरीके से रखिए हमने, PA के स्थान पर क्या रखा है, PA नॉट, K की जगह K, और XA के स्थान पर क्या रखा है 1। K का 1 में इंटू होगा तो क्या होगा K, तो PA नॉट इक्वल टू K, यानी K की वैल्यू हमको मिल गई है समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 से K का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए आप, तो आपके पास फाइनली राउल्ट के नियम का गणितीय रूप निकल के सामने आएगा। PA के स्थान पर PA और K का मान हमको क्या मिल गया, PA नॉट इंटू XA। तो समीकरण 3 राउल्ट के नियम का क्या है, गणितीय रूप, और ये समीकरण हमको बता रहा है कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के मूल प्रभाज का क्या होता है, गुणनफल। ये हमारे पास क्या है, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के बाद अब आप इस यूनिट के जो अगले टॉपिक्स हैं उन पर जाएंगे और यूनिट को हम क्या करेंगे, समाप्त। तो इसके बाद यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक आता है आदर्श और अनादर्श विलयन। 2020 के फाइनल पेपर में अभी इसमें से एक क्वेश्चन आ गया, आदर्श और अनादर्श विलयनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आदर्श और अनादर्श विलयनों में अंतर आ सकता है। आदर्श और अनादर्श विलयनों में अंतर के साथ साथ आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, इनके प्रमुख गुण लिखिए, इस तरीके से भी आ सकता है। इसके लिए हमने इसको बोर्ड पर इस तरीके से तैयार किया है।
ये हमारे पास है आदर्श विलयन, और इधर हमने क्या ले लिया है, अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन होते क्या है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रता और सभी तापों पर क्या करें, पालन। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें बोलेंगे आप आदर्श विलयन, और वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें बोलेंगे आप अनादर्श विलयन। तो आदर्श और अनादर्श विलयन को आप अंतर के आधार पर किस तरीके से करेंगे। अब आदर्श विलयन तो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे तो उनमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जो पालन नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे और फिर उनके कितने प्रकार होंगे ये आपको अनादर्श में मालूम चलेगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट, वे विलयन जो सभी तापों व सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें उन्हें आप क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। मतलब इनके लिए जो आपने राउल्ट के नियम का इससे पहले अभी गणितीय रूप निकाला था, PA इक्वल टू PA0 इंटू एक्स से, इस समीकरण का ये पालन करेंगे। सभी सांद्रता और सभी तापों पर राउल्ट के नियम का क्या करेंगे, पालन। ये विलयन सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। मींस जो उसका इक्वेशन था राउल्ट्स लॉ का, PA नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इधर इक्वल था इधर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। इसका मतलब ये पालन नहीं करेंगे, कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य आएंगे। दूसरा पॉइंट, घटकों के मध्य आकर्षण शुद्ध घटकों के अणुओं के आकर्षण के समान होंगे। मतलब जब विलेय और विलायक को जब आप मिलाएंगे तो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बने थे वो बिल्कुल वैसे ही आकर्षण होंगे जो विलायक विलायक या फिर विलेय विलेय के अणुओं के बीच में थे। यानी घटकों के मध्य के आकर्षण शुद्ध घटकों के अणुओं के आकर्षण के कैसे थे, समान। इसमें घटकों के मध्य के आकर्षण शुद्ध घटकों के अणुओं के आकर्षण से कैसे थे, भिन्न। मतलब आकर्षण बल या तो बहुत अधिक बनेंगे या बिल्कुल ही आकर्षण टूट जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें आकर्षण वैसे आकर्षण नहीं होंगे जो विलायक और विलायक के अणुओं के मध्य में थे या विलेय और विलेय के अणुओं के मध्य में थे, बल्कि जब आपने विलायक और विलेय को मिलाया तो उनके बीच के आकर्षण शुद्ध घटकों के आकर्षण से पूर्णतः कैसे होंगे, भिन्न। वो अधिक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यही कारण है कि अनादर्श विलयनों के इसके बाद आपको दो प्रकार पढ़ना है, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। धनात्मक विचलन में सब कुछ बढ़ेगा और ऋणात्मक विचलन में सब कुछ कम होगा। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट, विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, शून्य। मतलब जब विलायक और विलेय को आप मिलाएंगे तो उसके विलयन बनने में ऊर्जा मान में यानी उसके ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंथैल्पी, ना विलयन अचानक से गर्म होगा ना विलयन अचानक से ठंडा होगा। यानी जब आप विलेय और विलायक को मिलाएंगे अनादर्श विलयन बनते वक्त, तब आप देखेंगे कि एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होगा, शून्य। मतलब डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा H यानी एंथैल्पी परिवर्तन, मिक्सिंग मतलब विलेय और विलायक को मिलाने पर हमेशा क्या आएगा, शून्य। लेकिन विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन इनमें होगा। यानी अनादर्श विलयनों में जब आप विलायक और विलेय को मिलाकर विलयन बनाएंगे तो एंथैल्पी परिवर्तन होगा। अब चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, मींस चाहे विलयन अचानक से ठंडा हो जाए या अचानक से गर्म हो जाए, कुल मिला के जैसे ही आपने विलेय और विलायक को मिलाया तो ऊष्मा परिवर्तन होगा। इसलिए डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, कम या ज्यादा होगा। ठीक, चौथा पॉइंट आप देखेंगे, विलयन बनने पर आयतन परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जब आपने विलायक और विलेय को मिलाया तो कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। 1 लीटर विलायक और 1 लीटर विलेय दोनों को आपने मिक्स किया तो टोटल कितना होगा, 2, और वो 2 ही रहेगा किसमें, आदर्श विलयन में। लेकिन जब आप अनादर्श की तरफ जाएंगे तो विलयन बनने पर, इसमें पहले देखेंगे, विलयन बनने पर आयतन परिवर्तन नहीं होता। डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, कोई आयतन परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब आप अनादर्श विलयन में जाएंगे तो विलयन बनने पर आयतन परिवर्तन होगा। जब मतलब जब विलायक और विलेय को मिलाएंगे तो आयतन परिवर्तन होगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। यानी इसमें एक बहुत ही समझने वाली बात है कि जब आप 1 और 1 लीटर 2 लीटर 1 लीटर विलायक और 1 लीटर विलेय को आप मिलाएंगे तो हो सकता है कि वो होना चाहिए वैसे नॉर्मली कितना, 2 लीटर, लेकिन हो सकता है वो कितना हो जाए, 1.5 लीटर या फिर कितना हो जाए, 2.5 लीटर। तो बहुत ही सुनने में अजीब लगता है कि 1 और 1 लीटर को हमने जब मिलाया तो 2 लीटर आयतन होना चाहिए, लेकिन वो 1.5 और 2.5 कैसे हुआ। यही तो बात है, क्योंकि विलयन बनने पर आयतन परिवर्तन होगा। जब आपने 1 और 1 लीटर मिलाया तो हो सकता है कि मिलाने के बाद अणु पहले से कहां पर आ गए, और पास। मतलब उनके बीच का आकर्षण जैसे बढ़ा तो अणु एक दूसरे के पर आ गए पास। सभी अणु एक दूसरे के पास आएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम। या फिर जैसे आपने विलायक और विलेय को मिलाया तो विलायक और विलेय
एक दूसरे के अणुओं के बीच के बंधों को तोड़ देंगे और जैसे ही बंधे टूटे तो आकर्षण कम होने से अणु कैसे होते जाएंगे दूर दूर और आयतन बढ़ जाएगा। ये कहां पर संभव है? अनादर्श विलयन में। जिसमें बढ़ रहा है तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श होंगे और जिनमें कम हो रहा है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होंगे। तो विलयन बनने पर आयतन परिवर्तन होगा, चाहे वो कम हो या फिर ज्यादा हो। मतलब डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा भी मिक्सिंग मतलब मिलाने के बाद आयतन परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। ये बात आपको इसके बाद वाले में मालूम चलेगा, जो बाद इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको मालूम चल जाएगा। इसके बाद अभी एक पॉइंट इसका और है उदाहरण। उदाहरण में क्या होगा? बेंजीन और टॉल्यून। जब आप 1 लीटर बेंजीन और 1 लीटर टॉल्यून दोनों को मिक्स कर दें तो नो प्रॉब्लम, राउल्ट के नियम का पालन भी करेंगे। पहले पॉइंट के अनुसार घटकों के मध्य के आकर्षण, शुद्ध घटकों के आकर्षण के रूल कैसे होंगे? समान। विलयन बनने पर किसी प्रकार का कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब विलयन गर्म और ठंडा नहीं होगा। विलयन बनने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब बेंजीन और टॉल्यून का मिक्सचर है, जो मिश्रण है, बेंजीन और टॉल्यून का जो समांगी मिश्रण है, किसका पालन करेगा? राउल्ट के नियम का। और वो किसका डिग्राम रखेंगे हम? आदर्श विलयन। लेकिन एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, इसके जो उदाहरण है पहला एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। एथिल अल्कोहल में जैसे ही आपने साइक्लोहेक्सेन को मिलाया तो मिलाने के साथ ही एथिल अल्कोहल के बीच के जो हाइड्रोजन बंध थे उनको कौन तोड़ देंगे? साइक्लोहेक्सेन के अणु। और टूटते ही अणु कैसे हो जाएंगे? दूर। इसका मतलब आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। बाष्पीकरण की होने की प्रवृत्ति बढ़ गई, आयतन बढ़ गया और जैसे ही बंध टूटे तो ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे विलयन क्या हो गया? गर्म। सब कुछ इसमें बढ़ेगा। तो एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनॉल अनादर्श विलयन का उदाहरण है, लेकिन कौन सा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का। जबकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जैसे ही आपने मिलाया तो वो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उसमें सब कुछ कम होगा। तो ये हमारे पास आदर्श और अनादर्श विलयन। लेकिन अब अनादर्श विलयन के 2 प्रकार है, अभी आपने समझा। आदर्श में तो कुछ नहीं था, लेकिन अनादर्श में दोनों कंडीशन बन रही हैं, घटने की भी और बढ़ने की भी। तो जब सब कुछ घटेगा तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है, और जब सब कुछ बढ़ेगा तो वो धनात्मक वाले आदर्श अनादर्श विलयन है, और जब सब कुछ घटेगा तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है। तो अब आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन है क्या। तो हमारे प्रिय छात्रों, आप सोच रहे होंगे कि अनादर्श विलयन में बढ़ कैसे गया या फिर कम कैसे हो गया, तो उसको आप बोर्ड पर देखिए। आज मैंने थोड़ी स्टाइल चेंज करी है। प्रिय छात्रों बोल दिया है आपको, हमेशा तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को हिंदी की भी जरूरत है। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो घटता और बढ़ता है। यानी इसको मान लीजिए आप धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और इसको देख लीजिए आप, ये हमारे पास पूरा क्या है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब आप देखिए धनात्मक में क्या था? हमारे पास 2 घटक थे, ए और बी। ए को मान लीजिए विलायक और बी को क्या मान लीजिए? विलेय। माना कि हमने पहले इसमें ए को भर लिया, ए, और जैसे ही हमने ए मतलब विलायक, और जैसे ही हमने इसमें बी को मिलाया तो बी ने क्या किया? एक और एक के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कर दिया? तोड़ दिया। जैसे ही आकर्षण बल टूटे तो ए पहले से भी अधिक दूरी पर होंगे, मतलब ए और ए में वो आकर्षण नहीं है। जैसे ही आकर्षण टूटा तो ए कैसे हो गए? दूर, और जैसे ही वो ए दूर हुए तो निश्चित रूप से आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। बंध टूटे तो उसकी एंथैल्पी क्या हो गई? बढ़ गई। उनके बंध टूटे तो बाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसका मतलब सब कुछ बढ़ रहा है, तो इसको आपने बोला धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इसके विपरीत जब आप दूसरी कंडीशन को देखेंगे, इसमें भी हमारे पास ए और बी,
हमारे पास क्या है, दो घटक, ए विलायक और बी विलेय। अभी ए कैसे थे, ए और ए के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस पहले से ही थी। जैसे ही आपने इसमें क्या मिलाया, बी, तो बी मिलाने के बाद जैसे यहां पर बी आया तो बी ने ए को कहां पर कर लिया, और पास, यानी इसके बीच के आकर्षण क्या थे, अधिक। तो बी और ये ए कहां पर आ गया, और पास। तो जैसे ए और बी के बीच में प्रबल बंधों का निर्माण हुआ तो ए और बी एक दूसरे को अपनी तरफ प्रबलता के साथ खींचेंगे, जिससे बहुत मजबूत इनके बीच में आकर्षण बनेंगे। आकर्षण बहुत स्ट्रांग होने की वजह से सभी घटक एक दूसरे कहां पर आ जाएंगे, पास पास। अगर वो पास आ गए तो इसका मतलब वो कम जगह घेरेंगे, कम जगह घेर रहे हैं तो इसका मतलब आयतन में क्या आ गया, परिवर्तन, मतलब आयतन क्या हो गया, कम। आयतन कम हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग बंध बन गए, तो इसका मतलब इनके वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति भी कम हो गई और इनकी एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब इसमें सब कुछ घट रहा था, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों का अपने नोट्स में बहुत ही अच्छा मैटर है, उनमें डिफरेंस है। यहाँ पर आपको बहुत डिटेल नहीं बताया, यहाँ पर तो आपको ये बताया कि कोई स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि किस तरीके से 1 और 1 लीटर को मिलाया तो वो 2.5 या 1.5 लीटर हो गया, या कैसे कम और जाना हुआ, तो उसके लिए मैंने बताया कि जब आकर्षण बंध घटकों के बीच के टूटेंगे तो आयतन बढ़ेगा, और जब आकर्षण बल घटकों के बीच में स्ट्रांग बने तो आयतन हमेशा क्या होगा, कम। तो ये हमारे पास था धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखिए अभी इस यूनिट में एक हाथ कोई डेफिनेशन हो, जैसे कि स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या होता है, स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या होगा, ये सब आपको खुद भी पढ़ना है। अब इस यूनिट को आप जाना आगे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हमने इसमें पर्याप्त आपको बता दिया। तो थोड़ा बहुत मैटर ऐसा हो सकता है जो आपका छूट गया होगा। जब आप जुलाई में आएंगे तो आपसे बातचीत करेंगे उस मैटर के बारे में भी, आपके क्वेश्चनों के बारे में भी। आज का वीडियो बहुत ही जल्द में अपन ने बनाया है, थोड़ा जल्दी में भी बनाया है, बहुत भी और भी काम है, और आज इस यूनिट का हमने क्या भी कर दिया है, समापन। अब अगली यूनिट जो आपको मिलने वाली है वो है यूनिट नंबर 3, विद्युत रसायन। बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप अपने घर पे पढ़ते रहिए। 1 जुलाई से कोचिंग खुलने की संभावना है। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। थैंक यू।